हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2026 के मेंस पेपर की प्रैक्टिस सीरीज को। इस प्रैक्टिस सीरीज के प्रत्येक सेट पेपर में 80 क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है। कौन कौन से टॉपिक मेंशन किए गए हैं उसको हमने लिस्ट वाइज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मात्र इसके अंतर्गत डाटा इंटरप्रिटेशन और हिंदी को छोड़ दिया गया है। इन सभी टॉपिक से आपके संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में और जितने भी आपकी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के पिछले 20 सालों के अंतर्गत, उन सभी क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस को भी इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। कौन कौन से आपके पीवाईक्यू मेंशन किए गए हैं जो कि संस्था के द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो आपकी यूपी पीएससी हो, चाहे वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी हो, उन सभी के द्वारा जितने भी आपके पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन सबको इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। इसलिए ये सीरीज आपके प्रैक्टिस के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आपके 21 मई 2026 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। मात्र आपके पास 20 डेज़ ऑलरेडी बचे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस 20 डेज़ में आप जितना भी हो सके यूपी स्पेशल को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, करंट वीडियो चैनल के पास में आपके ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। लास्ट 1 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर आते हैं उनको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, जो कि आपको डिटेलिंग करनी है। एनवायरनमेंट से संबंधित आपके 10 वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम आपको कंटेंट बेटर से बेटर प्रोवाइड करा सकें। तो देखिए, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने कृषि के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर कोई की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आप लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा कृषि के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर कोई की स्थापना की गई। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि के लिए एक नया विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम है दीवान ए अमीर कोहिरी। ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है, आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है और ये चीज़ आपको लर्न करनी है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? नाना साहब, बहादुर शाह, मंगल पांडे, तात्या टोपे या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसकी कहानी कहाँ से क्या स्टार्ट होती है, एक एक करके इसके बारे में हम रीड करने वाले हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के अंतर्गत चर्बी लगे कारतूसों को सबसे पहले इनकार करने वाला कौन सा भारतीय सिपाही था। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले इनमें मना किया गया था, जो कि आपके चर्बी के कारतूस से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये डेट है आपकी 29 मार्च 1857। इस डेट को आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट डेट है। यहाँ पर एक छावनी हुआ करती थी, बैरकपुर छावनी, और आप सभी को पता होगा कि बैरकपुर छावनी या कैंट किससे संबंधित है, यहाँ से संबंधित है आपके मंगल पांडे जी से। यहाँ पर मंगल पांडे जी आपके कौन थे, एक सिपाही थे बैरकपुर छावनी में या कैंट में। जहाँ पर ये छावनी कहाँ पर स्थित थी, ये वेस्ट बंगाल की आपकी छावनी है। मंगल पांडे के द्वारा एक राइफल लाई गई थी जिसका नाम है इनफील्ड राइफल। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसमें जो कारतूस लगते थे उनमें मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए क्या कर दिया गया, एक ऐसी अफवाह थी कि उनके कारतूसों के ऊपर सूअर का और चर्बी का, यानी सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, और जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही क्या किया जा रहा है, धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि चलाने से आपको मना कर दिया था। बैरकपुर छावनी के कैंट में मंगल पांडे जी जो सिपाही थे उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था और उनको 8 अप्रैल 1857, ध्यान रखिएगा ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, मंगल पांडे जी को यहाँ पर क्या दे दी गई थी, फांसी
दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने 2 अपने रेजिडेंट और 2 सिपाहियों पर डायरेक्ट गोली चला दी थी और उनका मर्डर कर दिया था। ये चीज़ें आप लर्न करेंगे। यहाँ पर कौन सी बैरकपुर छावनी थी, इन्फिनिटी पूछी जाती है कभी कभी आपसे, कौन सी रेजिमेंट के थे, तो वो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ये चीज़ भी लर्न करना है। तो क्या क्या लर्न करना है, 1857 में बैरकपुर छावनी मंगल पांडे से संबंधित है। उन्हें 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे जो कि बंगाल में है। इनफील्ड राइफल को उन्होंने चलाने से मना कर दिया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सलमान अली, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे बोला गया है कि जो हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। अब महात्मा गांधी जी के द्वारा कथन ये कब कहा गया है, इम्पोर्टेंट ये है, तो ध्यान रखिएगा। 1916 ईस्वी को महात्मा गांधी जी उद्घाटन करने गए थे BHU का। तो BHU की सभा को, सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उस समय ये कथन इनके द्वारा कहा गया था। कहाँ पर? बनारस में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ, गीतांजलि, द हिंदू, हिंदू पैट्रियट या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है उसको किस पुस्तक में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले इसे आनंद मठ पुस्तक नामक पुस्तक में इसे प्रकाशित किया गया था। अब ये जो पुस्तक थी किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका नाम लर्न करना बेहद इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई है। किनके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी, कुछ भी आप लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका चट्टोपाध्याय। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। कब प्रकाशित हुई थी ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1882 ईस्वी में ये प्रकाशन इसका हुआ था, आनंद मठ का। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रकार? ऑप्शन नंबर 1। गांधी जी ने किस स्थान पर समुद्री पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा? साबरमती, खेड़ा, दांडी, कच्छ या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका 2025 में जो आपका पैट हुआ था उसमें ये पूछा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो महात्मा गांधी जी थे उनके द्वारा किस स्थान पर समुद्र से पानी का नमक बनाकर नमक कानून उन्होंने तोड़ा था? ये कौन से स्थान पर तोड़ा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, दांडी में नामक जगह पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। अब इसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक एक करके हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा आपकी दांडी मार्च आप याद कर लीजिएगा कि दांडी मार्च से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दांडी मार्च यात्रा कब महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी आपकी 12 मार्च 1932 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। यानी 12 मार्च 1930 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। ये आपकी दांडी में पहुंची थी 6 अप्रैल को। कब पहुंची थी? 6 अप्रैल 1930 को पहुंची थी। इसके अंतर्गत कितनी उन्होंने डिस्टेंस कवर की थी, एक एक चीज़ आपको याद करना है, ध्यान रखना है। डिस्टेंस इनके द्वारा कवर की गई थी 240 माइल। इनके जो फॉलोअर थे यानी इसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, कितने थे? तो इसके अंतर्गत आपके 78 फॉलोअर्स थे महात्मा गांधी जी के। तो ये आपके दांडी पहुंचते हैं, वहाँ पर नमक बनाते हो। दांडी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42, 40, 18, 52 या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डायरेक्टली बोला गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है आपका समाजवादी, दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष, किस संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द दोनों जोड़े गए थे।
अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ है। इसके साथ साथ समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द और जोड़ा गया था जिसका नाम है आपका अखंडता। ये तीनों शब्दों को आप लर्न कर लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इन तीनों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पे आपसे बोला गया है कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 5, इनमें से कोई नहीं। अब ऐसा इन्होंने कौन से आर्टिकल के लिए कहा था? तो आर्टिकल नंबर 32 के लिए कहा था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें क्या दे रखा है? तो संवैधानिक उपचार के लिए दे रखा है इसमें। अब संवैधानिक उपचार से क्या मतलब है समझिएगा। अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति के जो आपके मौलिक अधिकार है अगर उनका उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है डायरेक्ट के मेरे मानव हनन हुआ या फिर मेरे जो मौलिक कर्तव्य हैं उन मौलिक अधिकार है उनका हनन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रिट्स होती हैं? तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था आर्टिकल नंबर 32 को, जो कि ऑप्शन में आपका गिवन नहीं है। तो इस प्रकार जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 5। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस दर्शन के अंतर्गत आते हैं? समाजवाद, आदर्शवाद, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं किस दर्शन के अंतर्गत आते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, समाजवादी दर्शन के अंतर्गत ये आते हैं। क्योंकि इनके अंतर्गत जो इसका उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। कौन से राज्य की स्थापना करनी है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। अब हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में इनका प्रावधान आपका कहाँ पर दे रखा है? तो इनका प्रावधान दे रखा है भाग नंबर आपके 4 में। कौन से आर्टिकल से कहाँ तक दे रखे हैं? तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आपके 51 तक आपका इनका प्रावधान किया गया है। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स, रोम, ग्रीस, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के डायरेक्ट बोला जा रहा है कि वर्ल्ड में, दुनिया में संसदीय प्रारूप का प्रयोग या फिर कह सकते हैं कि आरंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4, ब्रिटेन में सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर कह सकते हैं कि संसदीय प्रारूप का मॉडल तैयार हुआ था और वहीं से इसको भारत ने भी एक्सेप्ट किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा गया है वो देखिए। भारतीय संविधान सभा के कौन थे अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उस समय आपके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो टेम्परेरी अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। टेम्परेरी कौन थे? आपके प्रेसिडेंट उस समय बने थे या अध्यक्ष बने थे, वो कौन बने थे? तो उनका नाम है आपका WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसको बनाया गया था? और वो बने थे आपके परमानेंट, यानी उनको परमानेंट बनाया गया था, अर्थात स्थायी बनाया गया था। वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं।
किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? 82 पश्चिमी देशांतर, 35 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर या फिर 82 देशांतर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो आपका दे रखा है इसे आप चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ये 82.5 डिग्री दे रखा है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारतीय किस देशांतर पर भारतीय समय सीमा यानी मानक स्टैंडर्ड लिया गया, जिसे हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, किस पर लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का समय लिया गया है। अर्थात आपका GMT जो होता है, ग्रीनविच टाइम रेखा जो होती है, उससे कितना समय आगे है IST का? तो ध्यान रखना है 5.5 घंटे आपका समय आगे है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे जब ये चीज़ें होती हैं आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन अलग करता है दोनों को, किसके द्वारा अलग होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट एक जल डमरू है, जिससे कि ये दोनों ही क्या होते हैं? अलग होते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? गोदावरी, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी नदी प्रणाली जो भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करती है और अपने भारत की दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वो नदी है आपकी गोदावरी। ध्यान रखिएगा, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी गोदावरी नदी है कहाँ कहाँ पर पानी आवृत करती है, कहाँ कहाँ पर इसका पानी जाता है, जलग्रहण क्षेत्र कहाँ पर है। तो ये चीज़ें भी आपको लर्न रहनी चाहिए। इसका जो जल क्षेत्र है वो पड़ता है आपके महाराष्ट्र राज्य में, उसके बाद पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, देन आपका एक और राज्य वहीं बगल में पड़ता है तेलंगाना, उसमें आता है। इसके साथ साथ आपका छत्तीसगढ़ में भी इसका पानी का प्रयोग किया जाता है, उड़ीसा में पानी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये कितना कवर करती है? ये कवर करती है आपका 10% क्षेत्रफल को। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की आती है, जबकि फर्स्ट नंबर की कौन होगी? तो फर्स्ट नंबर की आपकी होती है गंगा रिवर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। ये एरिया कितना कवर करती है भारत का? तो 26% कवर करती है। ये बेहद इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। नागार्जुन बांध सागर बना हुआ है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी, नर्मदा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नागार्जुन सागर बांध किस पे बना हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये कृष्णा नदी पर आपका बना हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि जो नागार्जुन सागर बांध है वो कौन से राज्य में आपका पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो नागार्जुन बांध है आपका वो तेलंगाना राज्य में पड़ता है, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब एक हुआ करता था उस समय आंध्र प्रदेश नाम लिया जाता था, लेकिन आज के समय ये तेलंगाना में पड़ेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिटेलिंग कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। मान के चलिए कि ये आपका सूर्य है, यहाँ से आपके अलग अलग ग्रहों का निर्माण होता है जो कि आपके इसी क्रम में आपके लगे होते हैं। जिस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहला ग्रह होता है आपका बुध ग्रह है,
दूसरा आपका शुक्र ग्रह है, तीसरा आपका पृथ्वी है, चौथा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर मंगल हो जाएगा, पांचवा आपका बृहस्पति हो जाएगा, छठवां आपका है शनि, शनि के बाद आता है आपका अरुण और अरुण के बाद आता है आपका वरुण। तो ध्यान रखिएगा ये सौर सिस्टम में आपके कितने ग्रह हैं, आपके 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे पहले निकटतम कौन सा ग्रह है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे निकटतम आपका बुध ग्रह है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बुध ग्रह है। निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का एक उद्देश्य नहीं है, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, नई करेंसी नोटों को डिजाइन और प्रिंट करना, हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन पर आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार का लाभान्वित नहीं हुए हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नीति आयोग की बात कर रहे हैं कि इसका इनमें से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, नई करेंसी नोटों को डिज़ाइन करना और प्रिंट करना, क्योंकि ये जो काम है आपका वो किसका काम है, आरबीआई का काम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हम बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग का जो गठन हुआ है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। किसकी जगह पर किया गया है, तो ये जो आपका आयोग था, कौन सा आयोग था, योजना आयोग, आपने पढ़ा होगा 1950 ईस्वी में स्थापना हुई थी। इसको इसके द्वारा क्या किया गया था, रिप्लेस किया गया था। किसके लिए, ये इस तरह की आपकी योजनाओं का निर्माण कर सके। यहाँ की अगर हम बात करते हैं कि अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी वर्तमान में पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष माने जाते हैं, स्वतः ही हो जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यदि सरकारी राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे हम क्या कहेंगे, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, पूंजी घाटा, राजस्व घाटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक एक करके हम इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पर है आपका, यदि सरकारी राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर जो आपका एक शब्द मिसिंग हो रहा है, ये डबल लग गया है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक शब्द आएगा आपका, वो है सरकारी व्यय। यानी सरकारी व्यय राजस्व प्राप्ति से अगर अधिक है तो हम उसे क्या कहते हैं। मान के चलिए कि सरकार ने क्या किया कि वित्तीय वर्ष की हम बात कर लेते हैं 2026-27 की, यानी 25-26 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो होता है आपका सरकारी खर्च, और मान के चलिए कि दूसरा होता है आपका राजस्व प्राप्ति, यानी जो सरकार की प्राप्ति होती है वो है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि सरकार का व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है, यानी देखिए क्या बात हुई कि आपने इनकम तो करी है कम, लेकिन एक्सपेंडिचर कर दिया आपने, क्या कर दिया, ज़्यादा। तो अगर आपकी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर कम है, तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको घाटा तो आपको होना ही है। यानी लॉस कैसे निकालेंगे, तो लॉस निकालेंगे हम एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। अब ये जो एक्सपेंडिचर है आपका, यानी जो लॉस है आपका, उसे हम क्या कहेंगे अपने सरकारी भाषा में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये कहलाता है आपका डायरेक्टली ही राजस्व घाटा, क्योंकि आपने कमाई कम की है, खर्च ज़्यादा किया है, तो ये आपका राजस्व घाटे के अंतर्गत आएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूंजीगत प्राप्तियों से शामिल नहीं है, उधार राशियाँ, ऋणों की वसूली, कर, विदेशी सहायता, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ की जब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियाँ नहीं हैं। 2 तरह की प्राप्ति होती हैं, राजस्व प्राप्तियाँ और आपकी पूंजीगत प्राप्तियाँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो टैक्स होते हैं वो आपके राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आते हैं, ना कि आपकी पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। वैधानिक तरलता के अनुपात के तहत वाणिज्यिक बैंकों को तरल संपत्ति के रूप में एक अंश रखना आवश्यक है। बचत जमा, वर्तमान जमा, कुल मांग और सामयिक जमा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसे ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वैधानिक तरलता के अनुपात को वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास कुछ तरल संपत्ति रखनी होती है, उसका एक अंश रखना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुल मांग और सामयिक जमा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार के संचालन में से एक है? कुल मिला के बोला गया है कि आपने जो ओपन मार्केट होता है उनमें से आपकी रिजर्व बैंक का एक संचालन करता है, उनमें से ये क्या एक विकल्प है? ये चीज़ पूछी गई है आरबीआई के लिए। खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री करना, खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्डों को केवल खरीद, खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की केवल बिक्री, खुले बाजार में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ओपन मार्केट की बात की जा रही है, धन की मार्केट की उपस्थिति की विनिमय नियंत्रित करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री करती है आपकी आरबीआई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य नहीं है? मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या बढ़ावा देना, पंचायती राज संस्थाओं को सुधार करना, संचारी रोगों की रोकथाम करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नहीं आता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जनसंख्या को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत नहीं आता है। भारत सरकार की उज्ज्वला योजना का आदर्श वाक्य क्या है? साफ एकदम अच्छा जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, साफ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन अच्छा जीवन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, यानी क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ। किसका है? उज्ज्वला योजना का आदर्श वाक्य आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ये उज्ज्वला योजना से संबंधित क्वेश्चन आपका जो 2023 में लेखपाल का एग्ज़ाम हो चुका है उसमें आपका ये पूछा जा चुका है। यहाँ पर इसकी जो शुरुआत की गई थी, कब की गई है ध्यान रखिएगा, 1 मई को इसकी शुरुआत हुई है 2016 में। अब इसके 2026 नहीं है, 16 है। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरुआत की गई थी ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये इसकी शुरुआत आपकी बलिया ज़िले से की गई थी, यानी यूपी में। यहाँ पर क्या किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक कनेक्शन दिया जाता है, गैस कनेक्शन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा कब की गई? 2020, 2022, 2023, 2024, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी, हम एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाएंगे, लेकिन इसकी घोषणा कब की गई थी? 2023 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3, 2023। किसानों को SMS द्वारा उनकी भाषा में सूचना सेवा सलाह देने के लिए किस वर्ष एम किसान SMS पोर्टल, देखिए ये पोर्टल का नाम है, इसकी शुरुआत कब की गई है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी कौन से वर्ष इसकी शुरुआत आपकी की गई है इस पोर्टल की, एम किसान SMS पोर्टल? 2016, 2013, 2014, 2018, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2, 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है जो किसान भाई लोग हैं उनको SMS के जरिए सूचना सेवा और सलाह देना। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सभी पात्र शिल्पकार और कारीगरों को कितने लाख रुपए का रेंट प्रदान करने का प्रावधान किया गया था? यहाँ पर आपका एक शब्द है रेंट, ध्यान रखिएगा, या फिर रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपकी एक सरकार की योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2023 में।
यहाँ पर जो आपके शिल्पकार और कारीगर हैं उनको कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जा सकता है इसके अंतर्गत? 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो है ऑप्शन नंबर 1, 1 लाख रुपए तक लोन इन्हें प्रदान किया जाएगा आपकी विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत सितंबर 2023 में की गई है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, विज्ञान शक्ति दिवस, इसरो स्थापना दिवस, भारतीय चंद्रमा दिवस या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई थी, उसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को हम कौन से दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है भारत सरकार के द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया है? रक्षा निर्यात वर्ष, रक्षा सुधारों का वर्ष, स्वदेशी तकनीकी वर्ष, सीमा सुरक्षा वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2025 को घोषित किया गया था। क्या किया गया है? 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2025 को। संजय क्या है? यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, मतलब इंग्लिश में भी आपका शब्द आ सकता है संजय। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि संजय एक्चुअली में है क्या? एक नया मिसाइल विध्वंस पोत, युद्ध क्षेत्र निगरान प्रणाली, एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु पनडुब्बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रोजेक्ट आपका संजय के तहत आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये एक्चुअली में है क्या? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2, ये आपका एक रडार प्रणाली है, अर्थात युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली है। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉटसन एवं क्रिक, कार्ल एरेकी या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, उसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कार्ल एरेकी के द्वारा। कब किया गया था इनके द्वारा? तो 1919 ईस्वी में किया गया था। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके हंगरी से। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा गया कि कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है। नवंबर 2025 को सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए नवंबर 2025 की बात की जा रही है इंटरनेट सेवाओं के लिए। स्टारलिंक एक अमेरिकन कंपनी है जिसके साथ में साझा करने वाला भारत कौन सा पहला राज्य है भारत का? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र करने वाला ऐसा प्रथम राज्य है। ध्यान रखिएगा स्टारलिंक आपकी क्या है? एक सैटेलाइट आपकी क्या है? सैटेलाइट की एक कंपनी है जो कि कम्युनिकेशन में सहायता करती है। ये आपकी यूएसए की कंपनी और एलन मस्क का नाम आपने सुना ही होगा, उसके ये ऑनर हैं। तो सही आंसर इस प्रकार है ऑप्शन नंबर 2। नवंबर 2025 को घोषित प्रोजेक्ट सनकेचर किसके द्वारा घोषित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, टेस्ला या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आपकी घोषणा की गई थी 2025 में, एक प्रोजेक्ट का नाम है सनकेचर। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, जो गूगल कंपनी है उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, संस्कृत, पाली या फिर इनमें से कोई नहीं। अक्टूबर 2025 की बात की जा रही है कि किन भाषाओं को मंत्रिमंडल के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो ध्यान रखिएगा हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 5 शास्त्रीय भाषाओं को ये दर्जा प्रदान किया गया था, जिसमें नाम है आपका कौन कौन सी हैं ध्यान रखिएगा।
अलग अलग करके भी पूछी जा सकती है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को ये दर्जा प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अक्टूबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने नागरिकों द्वारा चुनावी संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए किस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? ई सुविधा, सी सिविलाइज, NVPS, बूथ एसी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्या बोला गया है आपसे कि देखिए अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नागरिकों को चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अक्टूबर 2025 को गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करने की घोषणा किस शहर में की थी? हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, पुणे या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे गूगल जो कंपनी है आपकी, अमेरिकन कंपनी है, उसके द्वारा एक आर्टिफिशियल हब यानी AI हब बनाने की घोषणा की गई थी। भारत के कौन से शहर में की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, विशाखापट्टनम में इसकी घोषणा की गई है। अपरद खाद्य श्रृंखला कहाँ से आपकी शुरू होती है? हरे पौधों से, मांसाहारी जानवरों से, मृत कार्बनिक पदार्थ से, वायरस से या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि आपकी जो अपरद खाद्य श्रृंखला है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 है। मृत कार्बनिक जो भी पदार्थ होते हैं उससे इसकी शुरुआत की जाती है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? 1974, 1987, 1981, 2000 या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपको ध्यान रखना है। सही आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भारत में किस वर्ष आपका पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1981 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में थोड़ा बहुत इसमें संशोधन भी किया गया था, इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय गृह जो सचिव होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है? लेनिन, कवक, शैवाल, फर्न या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, एक एक करके इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या वायु प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है? ये आपका लेकिन एक शब्द आप चेंज कर लीजिएगा, लाइकेन शब्द लिखा हुआ है। क्या है ये? लाइकेन लिखा हुआ है। तो सही आंसर भी यही है आपका, ये वायु प्रदूषण को शो करता है, ध्यान रखिएगा। भूकंपीय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है? दक्कन का पठार, राजस्थान का पश्चिमी भाग, पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है क्या है, देखिए निम्नलिखित में से जो भूकंपीय क्षेत्र है भारत में, उसमें से क्षेत्र उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्वोत्तरीय भारत। पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति की क्या विशेषता है? इसकी संख्या सबसे अधिक होती है, इसका पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव इसकी प्रचुरता की तुलना में बहुत अधिक होता है, यह केवल रेगिस्तान में पाई जाती है, यह सबसे छोटी होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। ये आपके पर्यावरण से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो आपको यहाँ पे आंसर आइडेंटिफाई करना है। पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति की क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन आपसे
पूछा गया है। कीस्टोन का ऐसी होती हैं जिनको नियंत्रित करता है, वनस्पति बची रहती हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। फ्लाई ऐश एक प्रमुख प्रदूषक है जो मुख्य रूप से कहाँ पर उत्सर्जित होता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र, पनबिजली परियोजना, बायोगैस संयंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो फ्लाई ऐश के संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा फ्लाई ऐश क्या होती है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले आंसर देख लेते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ पर उत्सर्जित होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ताप विद्युत संयंत्रों में। अब ये जो फ्लाई ऐश क्या होती है वो समझिए। मान के चलिए आपने थर्मल एनर्जी आप प्राप्त कर रहे हैं और वहाँ पर आपको प्रयोग करना पड़ रहा है कोयला, यानी जो आपका कोयला होता है उसका यूज करेंगे। अब कोयला की जो आपकी हल्की राख होती है, क्या है? हल्की जो ऐश होती है वो आपकी कहलाती है फ्लाई ऐश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005, 2010, 2008, 2014 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कौन से वर्ष की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2010 में इसकी स्थापना की गई है। ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, इसे हम NGT भी कहते हैं, नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल कहते हैं। कई बार इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे जब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? नाइट्रोजन चक्र की बात की जा रही है कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट जनरेशन की बात की जा रही है कंप्यूटर की, यहाँ पे किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रयोग किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था आपकी जनरेशन फर्स्ट में। ध्यान रखना है कंप्यूटर की जनरेशन फर्स्ट है, जबकि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था आपके जनरल 2 में, इंटीग्रेटेड सर्किट का किया गया था आपके जो जनरेशन 3 में, माइक्रो प्रोसेसर किया गया है जनरेशन 4 में। ये आपको लर्न करनी ही करनी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो आपके अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को पता है कि 15 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आना कंपलसरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको ईजिली अवेलेबल हो सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका 30 अप्रैल है और आपके 1 मई को आपका करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है, जिसके अंतर्गत इस बार मार्च और प्लस अप्रैल का डिटेल वीडियो आने वाला है करंट अफेयर्स से संबंधित। तो ध्यान रखिएगा, यूपी स्पेशल भी आपका उसी के अंतर्गत मेंशन किया जाएगा। तो सही आंसर इस बार क्या हो जाए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सही आंसर है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आपका 2। कंप्यूटर में बाइट कितने बिट के समूह के बराबर होता है? 4, 16, 8, 32 या फिर इनमें से कोई नहीं? अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपका आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से संबंधित हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी बाइट होती है वो कितने बिट के बराबर आपकी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 8 बिट के बराबर आपकी एक बाइट होती है। यहाँ पर आपको याद कर लीजिएगा कि 8 बिट्स बराबर होती है आपकी एक बाइट। और आपकी देखिए 4 बिट के बराबर आपकी क्या होती है? 4 बिट से बराबर होती है आपकी एक निबल। इसको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। जबकि आपकी 1024 जो बाइट होती हैं उसके बराबर आपकी बनती है 1 KB। 1024 KB के बराबर होती है आपकी 1 MB। इसको भी आपको याद कर लेना है। 1024 MB के बराबर आपकी होती है आपकी 1 GB।
1 या 24 GB के बराबर होती है आपकी टीवी। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मदरबोर्ड पर स्थित BIOS किस मेमोरी में स्टोर होता है? रैम, रोम, CD-ROM, हार्ड डिस्क, नन ऑफ दीज या फिर इनमें से कोई नहीं जो होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, BIOS मेमोरी कहाँ पर आपकी ये स्टोर होती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2, रोम में ये आपकी स्टोर होती है। अब हम बात करते हैं कि BIOS है क्या, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसे हम कहते हैं बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, कई बार पूछ ली जाती है इसकी आपसे फुल फॉर्म। इसी तरह से आपकी रोम को भी फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2। डिजिटल कैमरा द्वारा कैप्चर की गई छवि किस प्रकार के इनपुट का उदाहरण है? ऑडियो इनपुट, ग्राफिकल इनपुट, वीडियो इनपुट, पॉइंटिंग इनपुट या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कैमरा द्वारा ली गई कोई छवि है, वो किस प्रकार का इनपुट का एक उदाहरण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 2, ग्राफिकल इनपुट। बिग डाटा शब्द का संबंध है, यहाँ पर एक शब्द आया है बिग डाटा, उसका संबंध है बहुत बड़ी हार्ड डिस्क, बहुत तेज प्रोसेस, बड़ी मात्रा, तेज गति और विविध प्रकार के डाटा सेट का विश्लेषण, केवल वीडियो फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। रैंसमवेयर किस प्रकार का साइबर हमला है? एक वायरस जो फाइलों की नकल करता है, एक स्पाईवेयर जो कि स्टॉक रिकॉर्ड करता है, एक मेलवेयर जो डाटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती की मांग करता है, एक प्रोग्राम जो सिस्टम की गति को बढ़ाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका रैंसमवेयर है वो आपका क्या है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2, एक मेलवेयर जो डाटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगता है। ये क्या है आपका, रैंसमवेयर है, जो कि एक आपका साइबर हमला है। IP एड्रेस का कौन सा संस्करण 32 बिट का उपयोग करता है? IPv6, IPv4, TCP, UDP या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IP एड्रेस की, इंटरनेट प्रोटोकॉल की, जो कि संस्करण 32 बिट का उपयोग करता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, IPv4। एयरप्लेन मोड ऑन करने का उद्देश्य क्या होता है? बैटरी बचाना, सभी वायरलेस संचार अक्षम करना, स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ाना, स्टोरेज खाली करना या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपके अपने फ़ोन में भी एरोप्लेन मोड होता है, उसे आप ऑन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सभी वायरलेस संचार अक्षम करना, अर्थात कोई भी कॉल या कोई भी कुछ भी नहीं आना चाहिए। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, चार्ल्स बेबेज, टॉम लिंसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, टॉम लिंसन के द्वारा इसका उपयोग सबसे पहले किया गया है और इनके ही आविष्कार माना जाता है। मोबाइल का फ़ोन चार्ज करने के लिए आमतौर पर किस पोर्ट का उपयोग करते हैं? VGA, USB, HDMI, अर्थनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोबाइल फ़ोन को हम चार्ज करने के लिए कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, USB पोर्ट। अब USB की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि अक्सर पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आप लर्न कर लीजिएगा, पूछ ली जाती है कई बार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्याकरण त्रुटि को किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? लहरदार लाल रेखा, सीधी लाल रेखा, लहरदार नीली रेखा, सीधी काली रेखा या इनमें से कोई नहीं। अगर आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर आपकी कोई त्रुटि हो जाती है, एरर हो जाती है, तो वो किस रेखा के द्वारा दर्शाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
एक लहरदार रेखा। जैसे मान के चलिए आपने कुछ भी लिखा, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और वहाँ पर क्या हो, देखिए यहाँ पर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मान के चलिए किसी का भी नाम लिख रहा हूँ, मान के चलिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा प्रदीप, यहाँ पे ये गलत हो गया प्रदीप। तो यहाँ पर आपकी रेड कलर की लहरदार लाइन आती है, अगर आपने देखा होगा तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सूत्र को शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह अनिवार्य है? @ हैशटैग इक्वल डॉलर, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक्सेल पर कोई भी वर्क कर रहे हैं और अपना सूत्र पुटअप करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है, तो हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट होता है ऑप्शन नंबर 3 से, यानी इक्वल से। कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं तो कैसे होता है? इक्वल सम, यहाँ पर आपकी रैंडम कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं, इस तरह से आपका फॉर्मूला पुटअप किया जाता है, हमेशा स्टार्ट होगा आपके साइन ऑफ इक्वल से। एक ही कंप्यूटर पर एक साथ कई उपयोगकर्ता को काम करने की अनुमति देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने क्या किया कि आपके पास एक ही कंप्यूटर है लेकिन उसके उपयोगकर्ता अलग अलग हैं, ऐसी अनुमति देने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये ब्रजभूमि से आपका संबंधित है। याद करना पड़ेगा आप लोगों को कि ब्रजभूमि क्षेत्र में ये किसके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसकी जो विशेषता है वो क्या है कि इसके अंतर्गत आपके 108 दीपक जलाकर डांस किया जाता है। उनका आपका एक बर्तन में रख लेते हैं और उनको हम अपने सर पर रख के हम गाना गाते हैं, महिलाएं ऐसा करती हैं। तो ये कहाँ पर होता है? आपका ब्रजभूमि में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 47.72%, 46.90%, 43.69%, 49.61%, या फिर इनमें से कोई नहीं। बात की जा रही है किसकी? बात की जा रही है जनगणना 2011 की, कि राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंटेज कितना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 1, 47.72% आपकी फीमेल है, अर्थात आपकी महिलाओं की जनसंख्या है आपके प्रदेश में। जबकि अगर हम मेल की बात करते हैं तो वहाँ पर कितनी है? तो 50.72 की जगह पर ये हो जाएगा 28%। ये तो हो गई आपके मर्दों की, यानी मेल पर्सन की जनसंख्या, जबकि ये है आपके महिलाओं की जनसंख्या परसेंटेज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वांसखेड़ा अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश के एक जिला है जहाँ से मिला हुआ है। वांसखेड़ा अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हर्षवर्धन से संबंधित है। और ये जो अभिलेख है वो शाहजहाँपुर से आपका प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा, अयोध्या, देवगढ़, कौशाम्बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो दशावतार मंदिर है कौन से स्थान पर आपका स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ये देवगढ़ में आपका स्थित है। और देवगढ़ आपका कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, ये ललितपुर में आपका स्थित है और गुप्तकालीन मंदिर है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी ही करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? कौशाम्बी, दशरथपुर, अवध, अयोध्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिस हुआ है, वो चीज़ आप कर लीजिए, थोड़ा चेंजेस कर लीजिए इसके अंतर्गत। यहाँ पर जो आपका नाम है वो एक्चुअली में क्या नाम है?
ये नाम है इसका, थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से प्राचीन नाम क्या है अयोध्या का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। मेरठ, कानपुर, झांसी, कालपी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, कानपुर सबसे बड़ा केंद्र था, क्योंकि यहाँ से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है, नाना साहेब। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई। झांसी, जालौन, कानपुर, हमीरपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बात की जा रही है, देखिए विलय नीति की बात की जा रही है, जो कि स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी। स्टार्ट की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चालू की गई या प्रारंभ की गई थी आपकी विलय की नीति। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी निम्नलिखित में से रियासत भारतीय जो सरकार थी अंग्रेज उस समय उसके अधीन नहीं की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर क्या होगा इसके अंतर्गत, ये क्वेश्चन का आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3, कानपुर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। विंध्य पठार, बुंदेलखंड, सतपुड़ा पठार, बुंदेलखंड का पठार या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ की जो इम्पोर्टेंट है, पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं। बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भूभाग को। ध्यान रखिएगा, रफली चित्र अगर मैं बनाता हूँ तो ये आपका अगर यूपी का चित्र है तो ये जो इसके अंतर्गत एरिया आता है यहाँ से, ये जो एरिया है वो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत, आर्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत कब से कब तक नाम था इसका, तो 1937 से लेकर 1950 ईस्वी तक इसका नाम संयुक्त प्रांत था, जबकि 24 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिएगा ये डेट आपकी इम्पोर्टेंट है, 1950 को इसका नाम कर दिया गया था वर्तमान में उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तिब्बत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है वहाँ पर किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेपाल देश की सीमा स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश को। कितने जिलों को स्पर्श करती है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके 7 जिलों को स्पर्श करती है नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश को। चिकनकारी एक पारंपरिक है यानी एक कला है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में हुई है। वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा ये आपकी एक छपाई की पारंपरिक शैली है जिसका उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी मुक्तिदायिनी पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा, गोमती, सरस्वती, यमुना, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में बहने वाली ऐसी कौन सी नदी इसे मुक्तिदायिनी पवित्र नदी के नाम से जानते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, लखनऊ, क्योंकि जो लखनऊ शहर स्थित है वो आपका गोमती नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ शहर है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4।
गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? संगम, मिलन बिंदु, काशी, हर की पौड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना नदियों के जो एक मिलन स्थल होता है प्रदेश में, इसे किस नाम से जानते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संगम के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर मिलन बिंदु स्थित है? तो आप सभी को पता है प्रयागराज में स्थित है, जहाँ पर 12 वर्ष बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, हरदोई, बागपत या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राज्य में लिंगानुपात आपसे पूछा गया है, वो भी कितना पूछा गया है? न्यूनतम लिंगानुपात आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो गौतम बुद्ध नगर आपका जिला है उत्तर प्रदेश का, उससे सबसे कम लिंगानुपात है, ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 57.2%, 59.37%, 56.28%, 56.782% या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या? महिला साक्षरता दर पूछी गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1। 57.2% आपकी एजुकेशन रेट है, किसके लिए? वो भी महिलाओं के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल रेशियो कितना है? तो लगभग 77.32% आपकी एजुकेशन रेट आपकी मेल की है, ये अप्रॉक्स में है, ध्यान रखिएगा। वहीं ऑल ओवर की अगर बात करते हैं, यूपी की एजुकेशन रेट की बात करते हैं कि वहाँ पर यूपी का एजुकेशन रेट कितना है, तो ये चीज़ें भी आपसे पूछ ली जाती हैं, क्योंकि ऑल ओवर भी आपको याद रहना चाहिए। तो 67 कुछ % है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये अप्रॉक्स में आपका लिखा हुआ है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मौर्य उत्तर युग में प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबद्ध था, जो एशिया से जुड़ा था? आगरा, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं मौर्य उत्तर युग की, जो रेशम मार्ग से जुड़ा था वो कौन सा है? आपका शहर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, मथुरा शहर आपका जुड़ा हुआ था, जो कि कनिष्क से संबंधित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया? मोहम्मद हुसैन, खान बहादुर खान, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? 1857 की बात की जा रही है। यहाँ पे बरेली की बात की जा रही है कि बरेली का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खान बहादुर खान के द्वारा बरेली का नेतृत्व किया गया था। हो सकता है कि बरेली की जगह पर आपका रोहिलखंड भी लिखा हुआ आ जाए, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो इनके नाम के आगे लखनऊ आप लर्न कर लीजिएगा, या फिर हो सकता है कि अवध के नाम से पूछ लिया जाए। तात्या टोपे को याद कर लीजिएगा, इन्होंने 2 जगह से किया था, एक तो आपका है झांसी कानपुर था और दूसरा था आपका झांसी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया, गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आपकी 1942 की बात की जा रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदेश के किस शहर में आपकी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? शायद यहाँ पर एक राष्ट्रीय की जगह आप एक और शब्द यूज कर सकते हैं, वो भी आप लर्न कर लीजिएगा। इसको हम एक और शब्द यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, समानांतर सरकार। क्या है? समानांतर सरकार अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, बलिया जिले में इसकी गठन किया गया था। गठन किसके द्वारा किया गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चित्तू पांडे के द्वारा इसका गठन किया गया था। अब चित्तू पांडे के द्वारा गठन किया गया था, इसलिए चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से भी
जाना जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार आज के हमारे 76 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कुछ समय का अभाव होने के कारण 4 क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं हो पाए थे, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। आपके 80 क्वेश्चन आपके नहीं हो पाए हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे लोअर पीसीएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, और उन्हें आपके यूपी स्पेशल तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऑलरेडी चैनल पर आपकी यूपी स्पेशल उपलब्ध है। आपका वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जो दे रखी है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो अप्रैल मंथ का पूरा महीना गुजरा है उसका करंट अफेयर्स, उसके अंतर्गत आपके यूपी स्पेशल प्लस ऑल ओवर करंट अफेयर्स ऐड होगा, जो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त ईजिली होना चाहिए। ये वीडियो आपकी जो संडे आ रहा है उसको अवेलेबल होगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें कोई सजेशन देने हैं तो आप अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।